नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है कसम कमलनाथ की। छिंदवाड़ा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शपथ ली है कि वो कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिस पर अब सियासी घमासान भी छिड़ गया है। बीजेपी ने इसे परिवारवाद से जोड़ते हुए कांग्रेस को घेर लिया। हालांकि कमलनाथ ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेसियों की ये सियासी कसम क्या प्रदेश की सियासत को और गरमाएगी? पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से 6 साल में नई सरकार तथा माननीय श्री कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने एवं माननीय श्री नकुलनाथ जी को सांसद बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करूंगा। छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री और नकुलनाथ को सांसद बनाने की शपथ ली। जब कांग्रेसी कस्में खा रहे थे, तब कमलनाथ और नकुलनाथ कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद थे। अब इस सियासी शपथ पर एमपी की राजनीति उफान मार रही है। बीजेपी को तो मानो फिर मौका मिल गया कांग्रेस पर तंज कसने का। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर चुटकी ली, तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने इस शपथ को परिवारवाद से जोड़ दिया। एक उद्योगपति सेठ जी कांग्रेस के अध्यक्ष का बने, लोकतंत्र का ही कबाड़ा हो गया। न संसदीय बोर्ड की अहमियत है और न ही विधायक दल की बैठक की कोई अहमियत आज बची है। न खाता न वही, कमलनाथ कहे सो सही। जिस परिवारवाद की बात हम कहते हैं वो स्थापित होता है। देश में है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और उनके जीजा रावत वड्रा, और मध्य प्रदेश में है सेठ कमलनाथ जी और उनके सेठ बेटे नकुलनाथ जी। इसके अलावा ना कांग्रेस है, ना कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है। अब भले ही इन कस्मों को बीजेपी लोकतंत्र और परिवारवाद से जोड़े, लेकिन कांग्रेस को इसमें कोई अलग बात नजर नहीं आ रही। कमलनाथ खुद कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में 42-43 साल से वोट देते आ रहे हैं, तो शपथ दिलाना स्वाभाविक है। इसमें कौन सी नई बात है? छिंदवाड़ा में तो होगा जिन्होंने 42 साल मुझे वोट दिए, 43 साल मुझे वोट दिए, वो तो कहेंगे, वो तो स्वाभाविक है। तो इसमें कौन सी खराब बात है? इससे पहले कांग्रेसी कई जिलों में पोस्टर लगाकर कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बता चुके हैं। उस वक्त भी बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था और अब कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की शपथ दिलाई गई है, जिसके बाद एमपी का सियासी पारा चढ़ गया है। अब ये सारी घटनाएं बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की है या फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कोई संदेश पहुंचाना चाह रही है, जिससे उनमें जोश बना रहे। खैर जो भी हो, लेकिन आने वाले समय में कस्में, दावे और वादों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए अब बारी है बूथ बाजा की। बूथ बाजा में आज हम आपको लिए चलते हैं शिवपुरी की करेरा विधानसभा। 2 चेहरों के समीकरण वाली सीट पर 2020 उपचुनाव में उलटफेर देखने को मिला और कांग्रेस की फिर जीत हुई। लेकिन इस बार जनता का क्या मूड है और नेताओं की क्या तैयारी है, आइए जानते हैं। इतिहास पर नजर डाली जाए तो करेरा विधानसभा का अपना एक मिजाज है। यहाँ की जनता ने कभी भी एक व्यक्ति को दोबारा मौका नहीं दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के क्या है मुद्दे और क्या है यहाँ के जनता की राय, जानेंगे हम आज। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सीट वो सीट है जिसका कमलनाथ सरकार को गिराने और बीजेपी की सरकार बनाने में योगदान रहा है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस से विधायक बने जसवंत जाटव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2020 में बीजेपी की तरफ से उपचुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए। हालांकि उन्हें कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष पद से नवाजा गया। जसवंत जाटव एक बार फिर तैयारी में जुटे हैं। लोगों से सतत संपर्क जारी है और दावा यही है कि न केवल करेरा में बीजेपी की जीत होगी,
बल्कि सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी। सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से हमने बहुत सारे विकास और प्रगति के काम यहाँ पर किए हैं। जो भी काम शेष रह गए हैं, जो हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक हैं, अधोसंरचना के काम हो, चाहे रोड के हो या तालाब के काम हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, महाविद्यालय का काम हो, हायर सेकेंडरी स्कूल का काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, उन कामों को हम पूर्ण कराने केवल कहेंगे नहीं, करने धरातल पर उतार कर उनको लोगों के लिए समर्पित करेंगे। अब रही बात टिकट किसको देना है, कहां से देना है, ये हमारे प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का जो आशीर्वाद मिलेगा वो चुनाव में जाएगा और हम चुनाव में सब एकजुट होकर भाईचारे के साथ मिलकर पार्टी के अनुशासन सिपाही बनते हुए अपनी भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाने का काम करेंगे। करेरा में ज्यादातर समय विपक्ष का विधायक रहा है और यही वजह है कि विकास की रफ्तार में ये क्षेत्र काफी पिछड़ा नजर आता है। उपचुनाव से पहले नगर पंचायत के लिए कुछ काम स्वीकृत हुए, लेकिन कांग्रेस का विधायक बनते ही कामों की रफ्तार थम गई। कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव एक बार फिर तैयारी में हैं और अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। साथ ही सरकार पर भेदभाव का आरोप भी वो लगाते हैं। हम वही मुद्दा क्षेत्र में कहेंगे, भाई कांग्रेस ने, हमारी पार्टी ने सब कुछ किया, जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, तो आप एक बार पुनः से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे जिससे हम तुम्हारा सबका भला हो। इस बार सरकार आई कांग्रेस की तो जो भी समस्या होंगी वो पूरी हल की जाएंगी और एक भी कोई न किसान परेशान होगा, इसमें बराबर खाद मिलेगा, लोगों को बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, जी हम लोगों को कहना है। और हम सब तन मन सारे पूरे प्रदेश के नेता जुट जाएंगे, जिस क्षेत्र में जिसका वर्चस्व है वो सब कांग्रेस सम्मान करेंगे। जिनकी जो समस्या होगी, बीपीएल के कार्ड हैं, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, किसान कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, गरीब को पेंशन नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा है, ये सब बिल्कुल जी जान सब लोगों की भरपाई करेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी करेरा विधानसभा सीट आईटीबीपी का ट्रेनिंग सेंटर होने से देश भर में जानी जाती है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ खास नहीं है। सब्जी मंडी का ना होना, खेल मैदान और उच्च शिक्षा में फैकल्टी की कमी है। उद्योग और रोजगार के साधन भी ना के बराबर है। वहीं जनता लंबे अरसे से पानी की समस्या दूर होने की बाट जो रही है। सड़क विकास होना चाहिए सड़कों का साहब। ये देख रहे हैं हालत क्या हालत है हमारी सड़कों की। हमारे दुकानदार यहाँ से बगीचा के लिए, मंदिर के लिए जा रहे हैं, यहाँ से कोर्ट के लिए लोग यहाँ से है ना साहब विकास कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कम से कम 5 साल होगा इसके लिए। हर कोई नेता आता है, अपना मुद्दा है, बस अपनी बात करके चला जाता है। और बस स्टैंड पे कोई सुविधा नहीं है, न गाड़ी घोड़ा लग पाते, बीच बीच में जाम लगा है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो इनको कम से कम रास्ता तो क्लियर कर ही जाए सर। बस स्टैंड का मुद्दा रहेगा, रखेंगे उसको, हम लोग जारी रखेंगे उस चीज को। पानी की बहुत समस्या है, कम से कम करीब 10 साल से चल रहा है और नल भी आते हैं 2-4 दिन में आ जाते हैं और वो भी नहीं आते, कभी आते पीने के मतलब कहीं नहीं आता कोई पानी। युवाओं के लिए आज तक करेरा में ना तो कोई ऐसा नेता आया है कि युवाओं के लिए कुछ किया हो। जैसे ग्राउंड है तो ग्राउंड भी 5 किलोमीटर दूर आया है। करेरा सीट का इतिहास भी कई समीकरणों पर भारी पड़ता है। 2 प्रत्याशी ही लगातार 2 बार यहाँ से विधायक बने हैं और उन्हें छोड़ दिया जाए तो अब तक कोई भी विधायक दूसरी बार विधायक नहीं बन पाया है। यानी जनता पार्टी देखकर नहीं, प्रत्याशी देखकर वोट करती है। अब देखना ये है कि ये रवायत कायम रहती है या फिर नए समीकरण का उदय करेरा में होता है। महुअर नदी किनारे बसा करेरा मुद्दों के लिए तो काफी सुर्खियों में रहा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि करेरा में ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि अभी तो वक्त है। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। और चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि करेरा का सियासी इतिहास क्या है। शिवपुरी जिले की चर्चित सीट में शुमार है करेरा विधानसभा सीट। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव करेरा से मौजूदा विधायक हैं। उपचुनाव में बीजेपी के जसवंत जाटव को कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव ने हराया। 2018 में कांग्रेस से जसवंत जाटव ने जीत दर्ज की थी और जसवंत जाटव सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष हैं जसवंत जाटव। और अगर बात करें यहां के मतदाताओं की तो करेरा में करीब 2.5 लाख मतदाता हैं।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बारी है आपके जनप्रतिनिधि से मुलाकात करने की। आज बोले तो नेताजी में मुलाकात करिए बीजेपी की बेबाक नेता इमरती देवी से। लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष का पदभार संभाल रही इमरती देवी इन दिनों विकास यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंच रही हैं। लगातार 3 बार डबरा सीट से जीत चुकी इमरती देवी को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब फिर से इमरती देवी जीत का चौका लगाने की तैयारी कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरती देवी, लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष। उनसे जानते हैं विकास यात्राओं में जा रही हैं, किस तरह के लोगों की समस्याओं के निराकरण हो रहे हैं विकास यात्रा? नहीं, आपने देखे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ से सब हमारे जो पात्रता पर्ची है, चाहे हमारे गरीबी रेखा कारट है या आवासों की बात है, सब लोग उनको जगह जगह जाके निर्णय कर रहे हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री ने योजना भेजी हैं, सारी योजनाएं की हम जानकारी ले रहे हैं कि किसको मिल रही, किसको नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही तो उनसे हम कहते हैं कि अपना खुद फार्म भरो, अपनी ID दो। अगर किसी के 4 बच्चे हैं और एक मकान में रहवे करवे जगह नहीं है तो उनको पट्टे दिए जाएं। तो अब पट्टे का भी उन्हें ID लगाने पर है, पैन कार्ड लगाने, फार्म भरने पड़े। अब ये थोड़ी के मौत से कह दे कि हमारा ये नहीं हो रहा फिर हो जाए। कागज तो उन्हें चाहिए कि यहाँ के रहने वाले हैं कि नन्या, तो वो कागज उनके पूरे चाहिए। 3 बार से लगातार जीत का पहिया चलता रहा गाड़ी का। इस बार उपचुनाव में कहीं ना कहीं वो थमा है, लेकिन 2023 के चुनाव में क्या मानती है किस तरह से पहिया एक बार फिर रफ्तार पकड़े? पूरी जनता है, जनता के बीच में मैं काम कर रही, जनता के बीच में मैं जा रही। और चाहे मेरी पिछोर क्षेत्र हो, सबको पानी लगना, हमारे पिछोर में महाविद्यालय, हमारे सिमरिया में केंद्रीय विद्यालय, डबरा में 100 स्तर के अस्पताल, जो बड़े बड़े व्यक्तिगत कामों को आदमी लड़ते हैं, लेकिन सामूहिक कामों को आदमी को लड़ना चाहिए। जो इतने बड़े बड़े काम कराए हैं, कभी केंद्रीय विद्यालय बन सकता था डबरा में, मैंने लड़के सिमरिया पे 25 बीघा में केंद्रीय विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर के आशीर्वाद से केंद्रीय विद्यालय मैंने बनवाया। लोगों का कहना है मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं मिल पा रही है अभी, लेकिन आपके द्वारा कहीं ना कहीं 100 स्तर का जो अस्पताल है वो निर्माणाधीन है। ऐसे कई विकास हैं जो कब तक पूरे हो सके? नहीं हो रहे। आपने देखा है डबरा में 100 स्तर का अस्पताल बन रहा हो और कम से कम 3 डॉक्टर अब मैंने डबरा में बुला लाए। तीनों डॉक्टर ICU 2 ICU डबरा में बन गई हैं, आपने खुद देखी हैं। अब जैसे जाता हूँ जनता को क्या कर सकते हैं, लड़ के मैं इतना हारवे के बाद इतने काम में जनता का सवाल है। इस बार अगर 2023 में आप जीतती हैं तो विकास करना है, क्या आयाम होगा, क्या आपका विजन है? नहीं, जो अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है और जिताती है तो सारे काम तो मैं अब करा ही रही। छोटे पूरे काम तो होते, मेरा एक ही अब सपना है कि डबरा में सीवर लाइन और डबरा को जिला बनाया जाए। मैं यही मांग करूंगी मुख्यमंत्री जी से कि डबरा को जिला बनाओ। काम तो मैं करा ही रही। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ बेबाक तरीके से हमें अवगत कराने वाली लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा इमरती देवी। मैं मनोज चौबे, बंसल न्यूज डबरा। और चलिए अब चुनावी जायका भी ले लेते हैं। संस्कार धानी जबलपुर का अपना जायका है, थोड़ा खट्टा है तो मिठास भी गजब की है। बंसल न्यूज ने सदर चौपाटी पर चटपटे जायके के साथ लोगों से बात की और चुनावी जायके को समझने की कोशिश की है। चुनावी जायके में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोरी। मध्य प्रदेश में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, क्योंकि साल के आखिर में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। सियासी दलों के दावों और तैयारियों के बीच जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर, यही हम जानने की आज कोशिश करेंगे। जानना चाहेंगे आपसे कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं, आपकी क्या? ये समस्याएं तो बहुत सारी हैं, जैसे कि प्रेजेंट में बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को इन 3 बिंदुओं पर बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप चूंकि युवा हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? नहीं, सर ने जैसा कहा, बेरोजगारी के ऊपर बात की। आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग पेपर दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बस मैं भी यही कहूँगा, बेरोजगारी। साल के आखिर में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है, क्या मुद्दे? पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जैसे ही मतलब कि किसी को भी कोई भी कैंडिडेट को हायर किया जाता है, सबसे पहले उसमें ये देखना चाहिए कि वो क्वालिफाई है कि नहीं। इट मीन्स कि बहुत सारा जो
मैं एक फील्ड पे गई थी, तो फील्ड में मैंने देखा था कि गांव के बहुत सारे लोग जो हैं लोग वादा करके जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले उनको ये बोलो कि आप वोट करने मतलब कि जब आप इलेक्ट होते हो उससे पहले आप ये करो कि आप उसमें कैपेबल हो कि नहीं, मतलब उसको एग्ज़ाम दो। इट मीन्स कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे बहुत सारे लोग ये करते ही नहीं हैं, वो लोग डायरेक्ट कर लेते हैं और फिर क्वालिफाई होके वो अपने जितने भी प्रॉमिस है जो भी कुछ है वो सब भूल जाता है। आपको क्या लगता है, क्या आकलन है आपका वो चुनाव को लेकर आने वाले? मेरे को चुनाव को लेकर यह आकलन है कि चुनाव इस वक्त जो नवंबर में होने जा रहा है विधानसभा का चुनाव, विशेषकर हर पब्लिक की पसंद भारतीय जनता पार्टी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बहुत पसंद है। हमारे यहाँ के विधायक श्री ईश्वरदास रोहानी, अशोक ईश्वरदास रोहानी भी बहुत पसंद है। हर जनता ज़्यादातर उनको चाह रही है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, आने वाले हैं साल के आखिर में, क्या लगता है आपको? चुनाव तो होंगे नवंबर में विधानसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए और विशेषकर चूंकि मैं महिला हूं तो महिलाओं पर ही बात करूंगी। महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के और केंद्र में माननीय हमारे मोदी जी ने महिलाओं की उस पर बहुत ही काम किया है, सशक्तिकरण पर। क्योंकि युवा हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप वोट करेंगे तो क्या देखकर, किन बिंदुओं को ध्यान में रख के आप वोट करेंगे? वोट तो बीजेपी को करेंगे, क्योंकि बीजेपी जैसे युवाओं को आगे लाने के लिए कार्य कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है और युवाओं के विकास में कार्य कर रही, तो हम तो उसे चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार आए। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग जायके के बीच चुनावी चर्चाएं भी कर रहे हैं, सबके अपने दावे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की सराहना कर रहा है तो किसी को लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी काफ़ी चरम पर है और सरकार को उन पर भी ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ वेंकटेश कोरी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। और अब जन का मन भी टटोल लेते हैं। बंसल न्यूज ने आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर जिले की जनता से बात की और क्षेत्र के विकास के साथ ही 2023 में जनप्रतिनिधि को लेकर उनकी क्या राय है, इस पर भी चर्चा की है। जो मुद्दे हैं वो युवा वर्ग के लिए, कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि अपने क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं है मेडिकल को लेके। और इस आदिवासी जिले के लगभग 70% ग्रामीण अंचल के आदिवासी ग्रामीण भाई गुजरात पलायन कर जाते हैं मजदूरी के लिए, और यहाँ पर लगातार बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देकर अलीराजपुर में रोजगार के ऐसे उद्योग स्थापित करना चाहिए जिससे यहाँ की जनता को, यहाँ के ग्रामीणों को पलायन न करना पड़े। सबसे बड़ी समस्या शहरी क्षेत्र के लिए, जिला मुख्यालय के लिए बाईपास रोड की बहुत ही आवश्यकता है। इसके साथ ही दिनों दिन बढ़ते यातायात के चक्कर में काफ़ी लोग परेशान होते हैं, दुर्घटनाओं का कारण बना रहता है। वहीं दूसरी ओर सब्जी मंडी की भी बहुत ज़रूरत है। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ मानते हैं तो यहाँ पर कृषि कॉलेज होना चाहिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। 2023 के चुनाव में जो भी सरकार बने, सबसे पहले तो यहाँ पर जिला चिकित्सालय की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, और बहुत सारी मशीनरी तो आई हुई है लेकिन डॉक्टरों की कमी है। यदि डॉक्टर यहाँ पर आ जाएंगे तो ज़िले से जो रेफर की प्रणाली है, जिस तरह से बड़ौदा और दाहोद जाना पड़ता है आम लोगों को, वह नहीं जाना पड़ेगा। जिला मुख्यालय पर बढ़ते यातायात दबाव के कारण लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं। सड़कें सकड़ी हो गई है, पर प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है, जिस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। से जो आम जनता से जुड़े हुए विभाग हैं वो यहाँ पे अभी तक उनका डिविजनल ऑफिस यहाँ पर नहीं खुला है। इसके लिए आज भी हमें झाबुआ और रतलाम पर निर्भर रहना पड़ता है। इनकम टैक्स संबंधी कार्यों के लिए भी बारंबार रतलाम की ओर रुख करना पड़ रहा है। तो 15 सालों में कई सारे काम विभागों के अभी यहाँ पर खुलना बाकी है। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।